हाय एवरीवन। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का मॉडल पेपर, जिसमें हम आपको 20 बहुविकल्पीय कराएंगे। 4 आपको हम जो है लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे और एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। तो आइए अपना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपको एक एक नंबर में पूछे जाते हैं और इनकी जो है आपको OMR शीट भरनी पड़ती है। अगर आपके 20 के 20 सही होते हैं तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है आ। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम का मतलब काला, श्वेत का मतलब सफेद, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है इसमें क्या प्रयुक्त होता है? AgCl, या PbNO3 2, या फिर FeSO4, या फिर CaCO3। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन अ, AgCl, यानी कि श्याम श्वेत फोटो यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जो है आपकी AgCl प्रयुक्त होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए। तो वो कौन सा तत्व है? कॉपर है, जिंक है, सल्फर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन अ, कॉपर जो है ये काला पड़ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है कौन सी अभिक्रिया का? संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, या द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन अ, संयोजन अभिक्रिया का। तो जब कार्बन को वायु में जलाते हैं और उसके जलाने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया होती है। और इसको जो है हम दहन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, दहन अभिक्रिया। और इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अगर आपको ऑप्शन में दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया में से कोई भी ऑप्शन दिया जाए तो आपको जो है उसी को राइट करना है। आप जानते हैं कि जब हम किसी को जलाते हैं तो उसे हम कहते हैं दहन करना, यानी कि उसे जलाना। तो इसीलिए इसको जो है दहन अभिक्रिया भी कहा जाता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन क्रिया, अपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, या द्विविस्थापन अभिक्रिया? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन द, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि जब हम दो यौगिकों को मिलाकर कोई नया वो बनाते हैं तब उस जगह एक दूसरे के जो है विस्थापित हो जाते हैं, इसीलिए ये जो है द्विविस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया? तो NaOH प्लस CH3COOH, या फिर आपकी है CH4 प्लस Cl2, या CH3Cl प्लस HCl, या फिर CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन CH4 प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। तो ये जो है एक दहन अभिक्रिया है क्योंकि इसको जो है दहन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, जॉन ग्रेगर मेंडल ने, या रॉबर्ट हुक ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मानव में
गुणसूत्रों की संख्या है? 42 है, 44 है, 46 है या 48 है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन स 46। यानी कि मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आपको बताना है 44। और इसकी जोड़ी होती है 23। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोसोम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। पुरुष में होते हैं एक्स एक्स और महिला में होते हैं एक्स और वाई। जब भी आपसे पूछा जाए कि लड़का कैसे होता है, तो एक्स और वाई के मिलने से लड़का होता है और एक्स और एक्स के मिलने से होता है लड़की। तो ये जो है गुणसूत्र होते हैं जो कि मानव में पाए जाते हैं। पुरुष में पाए जाते हैं एक्स वाई और महिला महिला में पाए जाते हैं एक्स एक्स। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई होता है, एक्स एक्स होता है, वाई होता है या एक्स होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन अ, एक्स वाई होता है पुरुष में। महिला में होता है एक्स एक्स। मैंने अभी आपको बताया था, अगर एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का होता है, और यदि अगर एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है? कैपिटल टी होता है टी टी, या फिर टी या फिर स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी टी, या फिर स्मॉल टी या कैपिटल टी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सा, स्मॉल टी टी। तो जब मटर का जो बौना पौधा होता है उसका प्रारूप जो जीन होता है वो होता है टी टी, तो ये स्मॉल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े पौधे का, तो होता है डबल टी टी। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं? एच जे मुलर हैं, चार्ल्स डार्विन हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं या जे डी वॉटसन हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन स, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है आनुवांशिक विज्ञान के जो है जनक हैं, और इन्हीं ने जो है आनुवांशिकता का नियम दिया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेंडल, तो ये मेंडल करना है कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? टी टी आर आर या टी टी आर आर, यानी कि कैपिटल टी टी या कैपिटल आर आर, या फिर स्मॉल टी टी और कैपिटल आर आर, या फिर कैपिटल टी टी और स्मॉल आर आर, या फिर स्मॉल टी टी और स्मॉल आर आर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैपिटल टी टी और स्मॉल आर आर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मटर के लंबे पौधे टी टी और बौने पौधे डबल टी टी के मध्य क्रॉस करने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे? सभी लंबे पौधे होंगे, सभी बौने पौधे होंगे, या आधे लंबे और आधे बौने पौधे होंगे, या 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे होंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी पौधे लंबे होंगे। क्योंकि जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो ये सारे के सारे पौधे लंबे हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, या -25 सेंटीमीटर होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ब, अनंत होती है। यानी कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है हमें त्रिज्या के द्वारा निकालनी पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, एक होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, या अनंत होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सा, एक से अधिक होता है, जिसे हम बोलते हैं +1। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो एक से अधिक होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर,
या ध्रुव पर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन स अनंत पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर, या फिर वक्रता केंद्र के परे परे यानी कि दूर, या ध्रुव के दर्पण तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन द, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो है वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी होगी -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, या +10 सेंटीमीटर का हो, या फिर 10 सेंटीमीटर का हो। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन द 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो सूत्र है उसे निकालने का, इसका सूत्र है, तो इसे निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है कैपिटल आर बराबर 2F। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। तो अब इसमें हमारी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 और फोकस दूरी हमें निकालनी है। तो अब क्या होगा कि इसमें हमें, यानी कि हमारी फोकस दूरी जो निकालनी है हमें, हम इधर एफ को इधर ले आएंगे और 20 को इधर लाकर बट्टे में 2 लिख देंगे और इसको काट कर हमारा आएगा आंसर 10। तो हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी? 10। सॉरी, ये हमारी जो है फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या कितनी थी? 20 सेंटीमीटर थी। तो अब जो है हमारी 10 सेंटीमीटर आ चुकी है, लेकिन ये जो है हमारी माइनस में आती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ब। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो माध्यमों के बीच सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन अ 0 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, या अनंत पर, या फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ब, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अब आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल से प्राप्त H धनात्मक आयनों और क्षार से प्राप्त OH ऋणात्मक आयनों को पूर्णतया उदासीन होने के कारण यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त यानी कि खत्म कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और जबकि क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में मिल जाएं तो ये जो है एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता होती है? तो एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की निम्नलिखित आवश्यकता है। जैसे में हमारा है कि जीव को बाहरी दुनिया से होने वाली प्रतिक्रियाओं का सामना करने में मदद मिलती है। जीव के शरीर के सभी अंगों के कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो ये जो है जीव में नियंत्रित एवं समन्वय की तंत्र की जो है आवश्यकताएं हैं और भी हैं, जिसमें जीव के शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। जीव को पर्यावरण में होने वाले हानिकारक बदलावों से बचाने में भी मदद मिलती है और जीव को स्वैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जीव
को किसी भी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने के लिए सोचने और सीखने में मदद मिलती है। जीव को अधिकतम लाभ के लिए उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। तो ये जो है सभी इसके नियंत्रण और समन्वय के लिए आवश्यक है। अब आता है हमारा बीबीआईपी प्रश्न, जो कि आपको ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये है जो है आपका बीबीआईपी प्रश्न है। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किन्हीं 4 हार्मोन्स के नाम लिखिए और प्रत्येक के कार्य का वर्णन भी कीजिए। तो इसमें हमारा पहला हार्मोन आता है वृद्धि हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में जीएच बोलते हैं। और यह हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों के निर्माण को बढ़ाता है और शरीर में मौजूद वसा को कम करता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ये जो है शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों के निर्माण को जो है बढ़ाता है और शरीर में जो मौजूद वसा होता है, यानी कि मोटापा बढ़ाने का जो होता है, उसको भी जो है कम करता है। अगला आता है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन क्या होता है कि यह हार्मोन स्तनों में दूध बनाने के लिए स्तनों की मेमोरी ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। यानी कि ये जो है स्तनों, यानी कि अब जब महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके स्तनों में जो है ये दूध पिलाने के लिए ये जो है इसमें क्या करता है, इसमें जो है दूध बनाने में सहायता करता है और मेमोरी ग्रंथियों को भी उत्तेजित करता है। और अब नेक्स्ट आता है थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं टीएसएच। तो यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड हार्मोन शरीर में मौजूद ऊर्जा को नियंत्रित करता है। तो ये जो हार्मोन होता है, ये जो है शरीर में मौजूद जो ग्रंथ ऊर्जा होती है उसको जो है नियंत्रित करता है और थायराइड ग्रंथि को जो है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। अगला आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें क्या होता है कि यह हार्मोन अंडाशय में अंडे के निर्माण को बढ़ाता है और पुरुषों में यह हार्मोन और एंड्रोजन मिलकर शुक्राणुओं के लिए जो है निर्माण को नियंत्रित करता है, यानी कि शुक्राणुओं के जो है निर्माण को भी नियंत्रित करता है और अंडाशय में जो अंडे होते हैं उनका निर्माण बढ़ाता है। अब आते हैं हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमने आपके लिए एक ही प्रश्न रखा है फिलहाल में, और ये जो है आपको 6 नंबर पे पूछा जाता है। तो ब्रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। तो ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। यानी कि ब्रंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 होता है। अब आते हैं ब्रंजक चूर्ण के कुछ उपयोग। तो इसके उपयोग क्या होते हैं? पहला, कपड़े गंदे में कपड़े धोने में जो गंदे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए मदद करता है, यानी कि साफ करने के लिए मदद करता है। और कपड़ा उद्योगों में कपास और लिनन के लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करता है और पीने योग्य पानी बनाने के लिए पानी को कीटाणु रहित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो है इसके उपयोग के कारण है, यानी कि उपयोग होते हैं। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।